राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, जिसमें साथ में मैंने ठोस, द्रव और गैस के बारे में भी डिस्कस किया था। अब जो हम आज क्लास लेने जा रहे हैं यह तत्व के बारे में रहेगी। इसकी हम शुरुआत करते हैं। वही हमने जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन वाली क्लास में पदार्थों का वर्गीकरण करा था, उसी प्रकार में एक बार और आपको वर्गीकरण समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम तत्वों को पढ़ेंगे जिसमें धात्विक और अधात्विक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ या द्रव से हम शुरू करते हैं। इनको कितने भागों में बांटा गया है? वही पदार्थ या द्रव को दो भागों में बांटा गया है, एक है भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण के रूप में पदार्थ की बात की गई है। भौतिक वर्गीकरण में दोस्तों ठोस, द्रव और गैस आएंगे। ठोस, द्रव और गैस की बात हमने भौतिक वर्गीकरण में कर चुके हैं। ठोस, द्रव, गैस इससे पूर्व वाली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब रासायनिक वर्गीकरण में बात करें तो इसमें पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। इन मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ भी बोलते हैं। अब शुद्ध पदार्थ की बात करें तो शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा है, फिर तत्व और यौगिक। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व को भी दो भागों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक का मतलब धातु, अधात्विक का मतलब अधातु। उसी प्रकार शुद्ध पदार्थ को दो भागों में फिर बांटा गया है। तो तत्व और यौगिक में जो यौगिक है, अब इसकी बात करें तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक व अकार्बनिक। मिश्रण की बात करें तो मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, समांग और विषमांग। आज जो तत्व की बात हो रही है उसको हम शुरू करते हैं। यौगिक की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तत्व से हम शुरू करते हैं। तो तत्व से पहले परमाणु और अणु के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो परमाणु के बारे में देखें हम, किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती बल्कि जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर सकती है, भाग ले सकती है, उसको परमाणु कहते हैं। तो ये परमाणु की परिभाषा याद रखें आप। किसी पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती बल्कि वह किसमें, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया में क्या करती है, भाग लेती है। अणु की बात करें, अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है और यह प्रकृति में क्या रहता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जैसे दो हाइड्रोजन परमाणु लूं तो इनसे क्या H2 गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। या अणु की एक परिभाषा और है, तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तत्व या यौगिक का छोटे से छोटा कण जो किसमें, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वह अणु कहलाएगा। जो परमाणु की बात करें तो यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। यह भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई जो रहती है उसकी बात करें तो वो परमाणु रहेगी, लेकिन वह किसमें नहीं पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, जबकि वह रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। यह परमाणु और अणु की बात होगी। अब हम तत्व से शुरू करते हैं। जो तत्व रहेगा उससे पहले एक चीज और आएगी, शुद्ध पदार्थ। उसको भी हम देख लेते हैं। ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के कणों से जो मिलकर बना रहेगा उसको शुद्ध पदार्थ कहेंगे। और शुद्ध पदार्थ को भी मैंने आपको सारणी से बताया, दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक के। या ऐसे पदार्थ जिनके कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं उनको भी क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। अब शुद्ध पदार्थों में आगे देखते हैं तत्व। जो तत्व शब्द का प्रयोग है दोस्तों, सबसे पहले रॉबर्ट बायल ने किया था। कब किया था? 1661 में सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बायल ने किया था। तत्व की परिभाषा लेवेशियर द्वारा दी गई है, ये याद रखें, और इसकी परिभाषा को भी याद रखें। तत्व की जो परिभाषा है वो लेवेशियर द्वारा दी गई, और लेवेशियर के अनुसार जो तत्व की परिभाषा उसको देखते हैं। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व जो है उसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किसी अन्य पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते, ऐसी परिभाषा लेवेशियर द्वारा दी गई। इस परिभाषा को याद रखें क्योंकि ये तत्व की परिभाषा है और ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अब हम बात करें, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर तत्व का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। जो तत्व होता है उसका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर होगा। जैसे उदाहरण की बात करें तो हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आर्गन, O3, H2, ये सभी किसके उदाहरण है, तत्व के उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रिक संरचना के अनुसार तत्व किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक संरचना के अनुसार हम बात करें तो जिसके प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश क्या हो, समान हो। एक ऐसा पदार्थ या तत्व की बात करें तो एक ऐसा तत्व जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार जो है प्रत्येक परमाणु का जो नाभिकीय आवेश रहेगा दोस्तों वो समान रहेगा, तब वह तत्व कहलाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार तत्व की परिभाषा है। अब आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है या तीन प्रकार बांटे गए, धातु, अधातु व उपधातु। हम जो बात करेंगे आज धातु और अधातु की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब तक 118 तत्व ज्ञात है। आवर्त सारणी के अनुसार अभी तक 118 तत्व ज्ञात है, जिनमें प्राकृतिक तत्व की बात करें तो 92 तत्व जो है वो प्राकृतिक है और शेष जो है मानव निर्मित या संश्लेषित
तत्व है। शेष जो बचे 26 तत्व है वो क्या है, मानव निर्मित या फिर क्या है, संश्लेषित है। तो प्राकृतिक तत्वों की बात करें तो ये 92 अभी तक ज्ञात है, 92 की बात हो रही है यहाँ पर। अब हम बात करें दो तत्व जो है Hg तथा ब्रोमीन, पारा तथा ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर क्या रहते हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, दो तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं, पारा Hg तथा ब्रोमीन Br। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस है, 11 तत्व है दोस्तों ये कमरे के ताप पर क्या है, गैस है। नेक्स्ट हम बात करें तत्वों में ही, तत्व परमाणु व अणु के रूप में होते हैं। तत्व जो रहेंगे वो परमाणु व अणु के रूप में रहेंगे, तभी वह शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। और तत्व जो है शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है, इसलिए यह किसमें, परमाणु व अणु के रूप में रहेगा। गैलियम तथा सीजियम कमरे के ताप पर 303 केल्विन सामान्य रूप से कमरे का ताप रहता है, इस पर इससे कुछ अधिक ताप पर किसमें रहते हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं। तो जो गैलियम और सीजियम है इनको कमरे से थोड़ा सा अधिक ताप देंगे तो यह किसमें, द्रव अवस्था में रहेंगे। अक्रिय या उत्कृष्ट गैसों की बात करें तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सब किसके उदाहरण है, अक्रिय गैसों के उदाहरण, इनको याद रखें। अब हम बात करें बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम, ये उपधातु है या अर्धधातु के तत्व कहते हैं। ये सभी क्या है, उपधातु या अर्धधातु तत्व है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये क्या है, उपधातु या अर्धधातु तत्व है। बस इनके आपको नाम ही याद रखना है, बाकी मेन रूप से आपको धातु अधातु के बारे में पढ़ना है। उपधातु के तो बस आपको इन नामों को याद रखें, उपधातु को अर्धधातु भी कहते हैं। ये सारे उदाहरण को याद रखें, ये अर्धधातु या उपधातु तत्व है। नेक्स्ट हम बात करें धातु की। अभी तक हमने तत्व पढ़ा, अब हम धातु से शुरू करते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं। धातु कौन रहेंगे, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, त्याग कर किसका निर्माण करेंगे, धनायन का निर्माण करेंगे, वो धातु कहलाएंगे। उदाहरण के लिए आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, सोना, सोडियम और पोटेशियम, ये सब काहे के उदाहरण है, धातु के उदाहरण है। अब धातुओं के गुणों को भी हम देखते जाएंगे एक 1 बाय 1 पॉइंटों के रूप में। धातुएं जो होती है दोस्तों चमकीली होती है, धातुएं ठोस होती है, धातुएं अधिकतर रूपहली या धूसर ग्रे रंग की होती है। इनका जो कलर रहता है रूपहली या धूसर ग्रे कलर का धातुएं रहती है। ये ताप और विद्युत की क्या होती है, सुचालक। जो धातुएं रहेगी दोस्तों ताप और विद्युत की सुचालक रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें धातुओं में, ये तन्य, तन्य का मतलब इनको हम महीन तारों में बदलकर बहुत लंबा कर सकते हैं। जैसे 1 ग्राम सोने की बात करें तो 1 ग्राम सोने से दोस्तों 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, तो इनमें तन्यता का गुण होता है। आघात वर्धी की बात करें तो पीटकर, जो धातुएं रहती है इनको पीटकर महीन पतले चादरों या चद्दरों में बदल सकते हैं। अब इनकी बात करें, धातुएं तन्य होती है और क्या होती है, आघात वर्धी होती है। इनमें प्रतिध्वनि का गुण पाया जाता है, इस गुण को सोनोरस या ध्वनिक गुण कहते हैं। प्रतिध्वनि का गुण मतलब जैसे हम लोहे की बात करें, अगर हम लोहे को पीटते हैं तो वह भी क्या करता है, आवाज उसमें से आती है, यह उसकी क्या है, प्रतिध्वनि का गुण है। मतलब धातुओं को अगर हम पीटेंगे तो इनमें से आवाज, रिटर्न आवाज आएगी। जैसे लोहे को अगर हम बजाते हैं तो उसमें से आवाज आती है, तो इनमें प्रतिध्वनि का गुण पाया जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं, सोनोरस या ध्वनिक गुण भी कहते हैं। अधिकतर धातुएं कठोर होती है, जो धातु है अधिकतर वो क्या रहती है, कठोर रहती है। अब इसमें अपवाद की बात करें तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो धातु है ये क्या रहती है, नरम होती है, इनको चाकू से काटी जा सकती है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों ही धातुएं क्या रहती है, नरम रहती है, इनको चाकू से काट सकते हैं। इस चीज को आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बस में आपसे पूछ सकते हैं कौन सी धातुएं है जो चाकू द्वारा काटी जा सकती है, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम उसका नाम आएगा। पारा, जिसको मरकरी कहते हैं, एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। जो पारा है ये द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए थर्मामीटर बनाने में पारे का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड टाइप पदार्थ भरा रहता है वो पारा ही रहता है। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। यह राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10 के पेपर में आया है। अभी जो राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10 के जो पेपर हुए हैं, तो साइंस के पेपर में विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक पूछा गया था, तो वहां पर उसका उत्तर चांदी आता। यह प्रश्न अभी 10वीं बोर्ड में आया था। चांदी क्या रहता है, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं में विद्युत चालकता की बात करें तो सबसे ज्यादा विद्युत की चालक चांदी रहती है, फिर तांबा रहता है, फिर एल्यूमिनियम और टंगस्टन। आपने देखा होगा जनरल रूप से घरों में जो तार प्रयोग किए जाते हैं,
अच्छी किस्म के तारों में तांबे का प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत तार जो घरों में प्रयोग किए जाते हैं उसमें जो अच्छे किस्म के जो तार रहते हैं उनमें मूल रूप से तांबे का प्रयोग किया जाता है। चांदी महंगी रहती है इसलिए इसका तारों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप धातुओं में विद्युत चालकता का क्रम याद रखें, सबसे ज्यादा चालक चांदी रहेगी, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम और लास्ट में टंगस्टन। अब हम बात करें शीशे, जो है शीशा, इसकी उष्मी में विद्युत चालकता सबसे कम होती है। शीशा की उष्मी और विद्युत चालकता जो रहेगी दोस्तों सबसे क्या रहेगी, कम रहेगी। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, सारी होती है। ये हम अम्लशाल लवण में भी पढ़े। अम्लशाल लवण की जो हमने क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था धातु जो है इनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो क्या रहेंगे, क्षारीय प्रकृति के रहेंगे। इसमें बस एक अपवाद है, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, यह जो है अम्लीय प्रकृति का रहता है, इसको याद रखें। Cr2O3 जो रहेगा क्रोमियम ऑक्साइड, ये किसमें रहेगा, अम्लीय प्रकृति का रहेगा। बाकी मूल रूप से धातुओं के ऑक्साइड क्या रहेंगे, क्षारीय होते हैं। आगे हम बात करें एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इनके ऑक्साइड क्या रहेंगे, उभयधर्मी रहेंगे। उभयधर्मी का मतलब वो क्षारीय और अम्लीय दोनों ही प्रकार के गुण क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के जो ऑक्साइड रहेंगे वो क्या रहेंगे दोस्तों, उभयधर्मी रहेंगे। भूपर्पटी में मिलने वाली धातुओं में, जो भूपर्पटी है इसमें मिलने वाली धातुओं में सर्वाधिक जो प्रथम स्थान पर है वो एल्यूमिनियम, ये 7% पाया जाता है। लोहा है यह 4% पाया जाता है और कैल्शियम जो है यह 3% पाया जाता है। यह भूपर्पटी में मिलने वाली धातुओं का क्रम है। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम जो है यह प्रथम स्थान पर है, लोहा द्वितीय स्थान पर है और कैल्शियम दोस्तों तृतीय स्थान पर है। तो जो भूपर्पटी है इसमें सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है, फिर लोहा पाया जाता है और फिर कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सबसे हल्की धातु की। तो जो सबसे हल्की धातु है दोस्तों वो है लिथियम, इनको याद रखें, सबसे हल्की धातु लिथियम रहेगी। सबसे भारी धातु की बात करें तो दोस्तों ओस्मियम जो है यह सबसे भारी धातु है। और सबसे कठोर धातु क्या है दोस्तों, प्लेटिनम है। ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनसे कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न आता है, सबसे कठोर धातु बताइए, सबसे हल्की धातु बताइए या सबसे भारी धातु बताइए। तो इन तीनों को आप याद रखें, हल्की धातु में लिथियम आएगा, भारी धातु में ओस्मियम आएगा और कठोर धातुओं में प्लेटिनम आएगा। जंग लगने पर लोहे का जो भार है दोस्तों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब जंग लगती है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग के बारे में बहुत अच्छा हमने इससे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं एक ही पॉइंट को ले रहा हूँ कि जंग जब लगती है तो लोहे का भार जो रहेगा दोस्तों वो बढ़ जाएगा। पारा, लेड, कैडमियम जल में घुलकर उसे क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। जो पारा रहता है वह, लेड रहता है और कैडमियम, तीनों ही जल में घुलेंगे तो उसको प्रदूषित करेंगे। कैडमियम और पारा ये क्या करते हैं, गुर्दों को नष्ट करता है। जो कैडमियम और पारा रहता है अगर ये जल में मिला हुआ है और अगर उस जल को मानव द्वारा ग्रहण किया जाता है तो उसके गुर्दे इससे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो लेड है यह गुर्दे को, मस्तिष्क को, जिगर तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह क्या करता है, जिगर तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, लेड प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात करें तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे इस पर हरे रंग की परत कॉपर कार्बोनेट की जमती है। जो कॉपर कार्बोनेट है इसकी हरे रंग की परत तांबे पे चढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि ये वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। खुली वायु में चांदी की वस्तुएं जो है वो काली पड़ जाती है। जब हमने देखा होगा सामान्य रूप से महिलाएं जिन पायल का यूज करती है तो कुछ समय बाद धीरे धीरे जो चांदी रहती है उन पायल में वो चमक नहीं रहती, धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, हल्की सी काली पड़ जाती है। तो जो काली किस वजह से पड़ती है, वो खुली वायु में जो काली पड़ती है वो सिल्वर सल्फाइड की उस पर परत चढ़ जाती है। किस वजह से, जो वायु में उपस्थित सल्फाइड से अभिक्रिया करती है। चांदी वायु में उपस्थित किससे अभिक्रिया करती है, सल्फाइड से अभिक्रिया करती है। याद रखना, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती, चांदी वायु में उपस्थित सल्फाइड से अभिक्रिया करती है। और उस सल्फाइड से या सल्फर से अभिक्रिया करती है, उसके अभिक्रिया करने की वजह से सिल्वर सल्फाइड बनता है। क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड। जो वायु में उपस्थित सल्फर है उससे अभिक्रिया करने से क्या बनेगा, सिल्वर सल्फाइड बनेगा, जिसकी वजह से चांदी की वस्तुएं क्या पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। इसलिए सामान्य रूप से घरों में यूज की जाने वाली चांदी के जो आभूषण रहते हैं वो धीरे धीरे काले कलर के हो जाते हैं या उनकी चमक धीरे धीरे क्या हो जाती है, फीकी हो जाती है। सामान्यतः धातुओं का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन इसके अपवाद है। सोडियम व जो पोटेशियम, इनका घनत्व कम होता है। ये क्या करते हैं, जल में तैरती है। दो धातुएं हैं सोडियम व पोटेशियम, इनका घनत्व बहुत कम होता है, ये जल में तैरती है। बाकी जो अधिकतर धातु है उनका घनत्व क्या रहता है, अधिक रहता है। धातुओं में जो है गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, गैलियम धातु, इसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। जो गैलियम है इसका गलनांक क्या रहेगा दोस्तों, बहुत कम होता है। बाकी सामान्य रूप से धातुओं के गलनांक क्या होते हैं, उच्च रहते हैं। तो अपवाद जितने भी हैं इनको आप याद रखें।
गैलियम तथा सीजियम, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि अगर इन्हें हम हथेली पे रखें, गैलियम और सीजियम धातु है, अगर इनको हम हथेली पे रखें तो हमारे शरीर से जो ऊष्मा प्राप्त होगी उसको लेकर जो गैलियम और सीजियम है ये हमारी हथेली पर क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। तो गैलियम और सीजियम का गलनांक क्या होता है दोस्तों, बहुत कम होता है। ये पॉइंट याद रखें, ये हमारी हथेली पर ही क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, धातु उष्मा की चालक होती है। जो धातु होती है वो क्या रहती है, उष्मा की चालक होती है, इसलिए इनका प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है। तो चांदी सर्वोत्तम चालक है, यह भी याद रखें। एक तो सार चांदी जो है विद्युत का भी सर्वोत्तम चालक है, और धातुओं में भी चांदी जो है उष्मा का भी क्या है, सर्वोत्तम चालक है। यह चीज याद रखें, विद्युत और उष्मा दोनों का ही सर्वोत्तम चालक है। शीशा सबसे कम चालक होता है, जो शीशा है वो सबसे कम चालक है, और चांदी जो है वो क्या है, सर्वाधिक चालक है। और विद्युत का भी चांदी क्या है, सर्वाधिक चालक है, और उष्मा का भी सर्वाधिक चालक है। धातुएं उष्मा पाकर क्या करती है, फैलती है, और ठंड से क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जो धातुएं रहती है वो उष्मा पाकर क्या हो जाती है, फैल जाती है। इसलिए आपने गर्मी में देखा होगा, जो विद्युत पोलों पे जो तार लगे होते हैं वो ज्यादा लटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उष्मा पाकर जो तार है वो फैलते हैं, तो दो खंभों के बीच में तार जो रहते हैं गर्मी के दिनों में ज्यादा झूलते हुए मिलते हैं, और ठंड आने पर वापस वो क्या अपने मूल रूप में पहुंच जाते हैं। तो ठंड आने पर वापस क्या हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। जो धातुएं रहेगी वो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देगी, हाइड्रोजन गैस देगी। अम्ल क्षार वाले क्लास जो हमने ली थी उसमें मैंने आपको बताया था। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनेंगे। अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः जो धातु के ऑक्साइड रहेंगे वो क्या रहेंगे, क्षारीय प्रकृति के रहेंगे। धातुएं जल से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस देगी। देखो जल में H2O रहता है, ऑक्सीजन मिलने पर धातु के साथ क्या बन जाएगा, धात्विक ऑक्साइड। और जो हाइड्रोजन H2 रहेगा इससे क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। सीसा जो है, लेड की हम बात करें, सीसा और मरकरी उष्मा के कुचालक है। जो सीसा और मरकरी है ये दोनों ही क्या है, उष्मा के कुचालक है। इस बात को भी आप याद रखें। अब धातुओं के उपयोग की बात करते हैं कि धातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। घरों में उपयोग होने वाली चद्दरें बनाने में, जो हमारे घरों में चद्दर रहती है वह धातुओं की बनाई जाती है। बर्तन बनाने में धातुओं का उपयोग होता है। बिजली के उपकरण बनाने में, सोना चांदी व टीन का उपयोग किसमें होता है, आभूषण बनाने में। आभूषण बनाने में सोना चांदी और टीन का उपयोग किया जाता है। तो धातुओं का उपयोग मूल रूप से इन जगह होता है। अब धातुओं के बाद हम अधातुओं की बात करते हैं। यह धातु हमने पढ़ ली, अब अधातु की बात होगी। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा क्या करते हैं, ऋणायन बनाते हैं। धातुएं इसके विपरीत थी, जबकि अधातु जो रहेंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और ऋणायन बनाएंगे। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और अक्रिय गैसें, ये सब किसके उदाहरण है, अधातुओं के उदाहरण है। अधातुएं दोस्तों नरम या भुरभुरी होती है। जो सल्फर अधातु है इसको चाकू से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। हीरा अधातु होते हुए भी क्या है, बहुत कठोर होता है। अधातुओं में सबसे कठोर क्या रहेगा, हीरा रहेगा। यह कार्बन का पररूप है, याद रखें दोस्तों। सल्फर जो है उसको चाकू से काट सकते हैं, जैसे वहां पर लिथियम, पोटेशियम और सोडियम को हम चाकू से काट सकते थे, उसी प्रकार यहाँ पर सल्फर को किससे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ये अधातुओं में सल्फर को चाकू से काट सकते हैं। अधातु टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। जैसे धातुओं को टकराने पर उनमें या धातुओं को पीटने से उनमें ध्वनि आती थी, उसको ध्वन्यात्मक गुण कहते थे। तो अधातुओं को अगर हम पीटेंगे तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। चोट देने पर चूर-चूर हो जाती है या टुकड़ों में बदल जाती है। अधातुएं अगर इनको हम चोट देंगे या इनको हथौड़े से अगर हम पीटेंगे तो ये बिल्कुल टुकड़ों में टूट जाएगी या फिर एक बारीक चूर्ण के रूप में बदल जाएगी। इस गुण को क्या कहेंगे, भंगुरता कहेंगे। जबकि धातुओं में ऐसा नहीं था। धातुओं को पीटने पर वो महीन चद्दरों में या इस प्रकार से उनकी आकृति क्या हो जाती थी, फैलती जाती थी। जबकि हम अधातुओं को पीटेंगे तो ये क्या होंगे, इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे या फिर ये मूल रूप से चूर्ण में बदल जाएंगे। अधातुएं हैं, इनकी बात करें, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। इस पॉइंट को याद रखें, जो अधातुएं रहेगी वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाएगी। ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहां से सीधा प्रश्न बनता है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो उसमें आपको याद रखना जो ब्रोमीन जो है वो एक ऐसी अधातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं में ही हम आगे बात करें, अधातुओं का घनत्व और गलनांक। घनत्व और जो गलनांक है वो अधातुओं का क्या रहता है, बहुत कम होता है। हीरा व ग्रेफाइट का गलनांक बहुत अधिक है। तो सामान्य रूप से यहां पर मैं लिख देता हूं सामान्यतः। तो सामान्यतः ये बात हो रही है
सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक बहुत कम होता है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। हीरा व ग्रेफाइट दोनों ही अपवाद है। ये दोनों, इन दोनों का गलनांक क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक होता है। अधातुएं विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती है। अधातुएं जो रहेगी वो विद्युत और उष्मा की कुचालक रहेगी, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट। ये जितने भी अपवादों की बात हो रही है इनको याद रखें। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, याद रखना, ये अपवाद है। हीरा व ग्रेफाइट गलनांक बहुत अधिक होगा, और जो ग्रेफाइट रहेगा ये विद्युत का क्या रहेगा, चालक रहेगा। जो हमारे घरों में सेल यूज किए जाते हैं उनको अगर हम फोड़ के देखते हैं, बचपन में बहुत सोने फोड़ा होगा, तो उसके अंदर से जो एक रोड टाइप निकलता है वो ग्रेफाइट ही रहता है। हीरा एक ऐसा तत्व है जो सबसे कठोर होता है। जो हीरा रहता है यह सबसे कठोर तत्व है। अधातु तत्व में H2O2 N2 Cl2 ये क्या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये चारों ही एक तरह से क्या है, गैसीय अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। अधातु वायु से अभिक्रिया करके अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती है। जो अधातुएं है ये वायु से अभिक्रिया करेगी और क्या बनाएगी, अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाएगी। ये अम्लीय क्षार लवण की क्लास में आपको पढ़ा दिया था मैंने। अब आगे देखते हैं। अधातुएं हैं जो दोस्तों ये विभिन्न रंग की होती है। जैसे सल्फर जो है अधातु, ये पीले कलर का होता है या पीला रंग का होता है। क्लोरीन गैस की बात करें तो हरी पीली होती है। और अगर हम फास्फोरस की बात करें तो ये क्या रहती है, लाल और सफेद रहती है। अधातुओं में चमक नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखें। अधातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन इसके वही अपवाद हीरा व ग्रेफाइट ये क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। सामान्य रूप से जो अधातु रहती है उनमें चमक नहीं रहती, लेकिन हीरा व ग्रेफाइट इसके अपवाद है। इन दोनों में क्या रहती है, चमक रहती है। अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, याद रखें, अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करेगी। फास्फोरस एक सक्रिय धातु है जो वायु में आग पकड़ लेता है। फास्फोरस की बात करें तो एक सक्रिय धातु है जो किसमें, वायु में। अगर इसको हम खुला छोड़ेंगे तो दोस्तों ये आग पकड़ लेगा, इसलिए फास्फोरस को जल में संग्रहित किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फास्फोरस धातु को किसमें जो संग्रहित किया जाता है, तो फास्फोरस जो अधातु है या फास्फोरस जो तत्व है इसको किसमें संग्रहित किया जाएगा, जल में संग्रहित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम वायु में खुला छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। नेक्स्ट हम बात करें, कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट है ये दोनों ही कार्बन के क्या है, अपर रूप है। तो कार्बन एक ऐसी अधातु है जो किसमें रहेगी, विभिन्न रूपों में रहेगी। हीरा सबसे कठोर अधातु है। अधातु सामान्य तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, परंतु सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्लों से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। जो अधातु है वो तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करेगी, लेकिन इसमें जो सांद्र नाइट्रिक अम्लों से अभिक्रिया करता है कौन, सल्फर। सल्फर जो है वो सांद्र नाइट्रिक अम्लों से क्या करेगा दोस्तों, अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया के फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो जल बनते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको याद रखें। अधातुओं के उपयोग की बात करें तो लाल फास्फोरस जो है इसका उपयोग दिया सलाई में किया जाता है। यह प्रश्न कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि लाल या दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर 3-4 अधातुओं के नाम लिखे रहेंगे, जिसमें से एक लाल फास्फोरस रहेगा। तो आपको याद रखना, लाल फास्फोरस का प्रयोग किसमें किया जाएगा, दिया सलाई बनाने में किया जाएगा। गंधक का उपयोग अम्ल, औषधि तथा बारूद बनाने में किया जाता है। जो गंधक है इसका उपयोग अम्ल, औषधि और बारूद बनाने में किया जाएगा। और ग्रेफाइट से इलेक्ट्रोड बनाने में, वो पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको मैंने नोट डाल के लिखा है, यहाँ से भी सीधे प्रश्न बनते हैं, आप याद रखें। शुद्ध जो सोना रहता है वो 24 कैरेट का रहता है दोस्तों। जो शुद्ध सोने की बात होती है जब भी, तो उसमें 24 कैरेट सोने की बात होगी। जो आभूषण है, उस जो हमारे मूल रूप से भारत में जो आभूषण बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट सोने के बनाए जाते हैं। तो जो शुद्ध सोना रहेगा ये 24 कैरेट का रहेगा। धातु में तन्यता के गुण पाया जाता है। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, इसलिए 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। याद रखें, 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर लंबा तार आप मात्र 1 ग्राम सोने से बना सकते हैं। आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या होती है, चमकीली होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चमकीली अधातु कौन सी है, आयोडीन। पोटेशियम व सोडियम जैसी धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, इन्हें वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती है, अतः इन्हें केरोसिन तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। इससे पहले अभी हमने बात करी थी जिसमें हमने फास्फोरस के बारे में बात करा था, तो उसे हमने किस में रखा था, जल में। तो फास्फोरस को हमने जल में रखा था। और इसी प्रकार अभी आप देखें यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम की बात हो रही है, तो यह भी वायु में आग पकड़ती है, तो इससे तो केरोसिन तेल में रखेंगे। तो याद रखें, फास्फोरस की बात होगी तो उसको जल में रखेंगे, क्योंकि फास्फोरस को अगर हम वायु में रखेंगे तो वो आग पकड़ लेगा। तो फास्फोरस को किस में रखेंगे, जल में रखेंगे। और पोटेशियम और सोडियम की बात होगी तो यह भी वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेते हैं, लेकिन इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है।
तो पोटेशियम और सोडियम केरोसिन में रखेंगे और फास्फोरस को जल में रखेंगे। सिल्वर व गोल्ड अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते, ये बात याद रखें। चांदी और सोना जो रहेगा वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, भले उनको कितना ही हम गर्म करें या अधिक ताप पर रखें। तो ऑक्सीजन के साथ चांदी और सोने की अभिक्रिया नहीं होती, इसीलिए इन चीजों को क्या बनाया जाता है, आभूषण बनाए जाते हैं। अगर ये दोनों ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते तो आभूषणों में इनका प्रयोग करते तो ये काले या किसी अन्य रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही किससे अभिक्रिया नहीं करते, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए इनके आभूषण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जो लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है आदि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सोना, चांदी, कॉपर और लेड की हम बात करें, तांबे और लेड की, तो ये जो है ये जल से अभिक्रिया नहीं करते। भारत में आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। 22 कैरेट का मतलब क्या होता है, 22 भाग तो शुद्ध सोने में, जो 22 भाग है शुद्ध सोने के उसमें 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाता है। 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा व चांदी का क्या करेंगे, मिलाए जाएंगे। तो 22 कैरेट सोने का प्रयोग किसमें किया जाता है, भारत में आभूषण बनाने में किया जाता है। तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है। जो तांबा है उसका जो मलिन या उसपे जो गंध जम जाती है या मेल जम जाता है, उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नींबू या इमली का प्रयोग किया जाता है। तांबे को वायु में खुला छोड़ने पर इस पे रिएक्शन करने पर भी ये क्या हो जाता है, हरे रंग की इस पे एक परत चढ़ जाती है, उसको दूर करने के लिए नींबू या इमली के रस का प्रयोग किया जाता है। गर्म जल जो है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग किया जाता है। जब भी गर्म जल का टैंक बनाया जाएगा तो उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, तांबे का प्रयोग किया जाएगा। अत्यधिक सक्रिय धातु है, ऐसी धातु है जो बहुत ज्यादा सक्रिय है, उसमें सबसे टॉप पर आती है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। यह इनका क्रम भी है, एक तरह से आप याद रखें तो सक्रिय धातुओं में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आती है। जो सोना है, अम्लराज, अम्लराज की हमने बात करी थी अम्लसाल लवण वाली क्लास में। जो HCl और HNO3 ये दोनों 3:1 में मिलाने पर अम्लराज का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, घुलनशील होता है, इसलिए महिलाओं के कंगनों का भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो सोना है अम्लराज में घुलनशील होता है। बहुत से जो ठग रहते हैं वो घरों पे आते हैं कि सोने के आभूषणों को चमकाते हैं, तो वो वहां पर अम्लराज का विलयन लाते हैं, जिसमें सोने के आभूषण डालने पर क्या होता है, सोना क्या हो जाता है, चमक जाता है या उसमें थोड़ी चमक आ जाती है। लेकिन जब उनको अम्लराज या HCl और HNO3 का जो 3:1 का मिश्रण रहता है उसमें अगर डालते हैं तो उसमें डालने की वजह से क्या होता है, सोने का जो भार होता है वो कम हो जाता है। मूल रूप से सोना इस अम्लराज में घुल जाता है, इसलिए आभूषणों में तो चमक आ जाती है, लेकिन जो मूल रूप से सोना रहता है उसका भार कम हो जाता है और अम्लराज में सोने का कुछ अंश चला जाता है। तो जो ठग लोग रहते हैं वो अम्लराज का प्रयोग करके सोने के भार को कम करके और घरों में बहुत सी बार आते हैं और इस प्रकार का प्रयोग करके क्या करते हैं, सोने को तो चमका के चले जाते हैं, लेकिन सोने का मूल रूप से भार कम हो जाता है और सोने का कुछ अंश उस अम्लराज में हो जाता है, जिसको वो अभिक्रिया के द्वारा या बाद में किसी रसायन का प्रयोग करके अलग कर लेते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है, सोने को चमकाने पर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट हम बात करें, प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। याद रखें, जो सफेद सोना है वो किसको कहेंगे, प्लेटिनम को। आयरन पायराइट्स FeS2 को झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहता है। जो आयरन पायराइट्स रहता है FeS2, ये सोने की तरह लगता है, आप पहचान नहीं सकते ये असली सोना या नकली सोना, तो इसको झूठा सोना या बेवकूफों का सोना भी कहते हैं। पारा को क्विकसिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, जो पारे का एक अन्य नाम है उसको क्विकसिल्वर कहेंगे। स्टेनस सल्फाइड SnS2 को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। जो SnS2 है स्टेनस सल्फाइड, इसको मोसाइक गोल्ड कहेंगे। आगे बात करें तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इनको ठंडे जल के साथ क्रियाशील धातु है। जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है ये ठंडे जल के साथ क्या रहती है, क्रियाशील धातुएं रहती है। उसी प्रकार बात करें तो मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रियाशील धातु है। जो मैग्नीशियम है यह गर्म जल के साथ क्या है, क्रियाशील धातु है। कॉपर, Au, Ag, कॉपर, गोल्ड, चांदी और लेड ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। ये चारों ही किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट थे हमने उनको पढ़ लिया है दोस्तों। जो तत्व के बारे में, धातु और अधातुओं को 2 रूपों में बांटा गया है तत्व को, तो उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे वह यौगिक के बारे में रहेगी, और उससे पहले मैं एक क्लास आपके लेता तत्व यौगिक तत्व के बारे में, लेकिन जो तत्व के हम जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो तत्व यौगिक और मिश्रण तीनों के ही एक साथ करेंगे, ताकि आपको जो प्रश्नों का रहेगा एक साथ चयन होगा उसमें क्या रहेगा कि प्रश्न कभी तत्व के, कभी यौगिक के और कभी मिश्रण के पूछे जाएंगे, तो उसमें आपका जो प्रैक्टिस रहेगी वो ज्यादा अच्छी होगी। अब तत्व के बाद हम थ्योरेटिकल यौगिक की क्लास लेंगे, उसके बाद हम मिश्रण की
क्लास रहेगी, और बाद में हम इनके क्या रहेंगे, एमसीक्यू की क्लास लेंगे। इससे पहले मैं आपको अम्लशाल लवण पढ़ा चुका हूँ और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ा चुका हूँ। और जो रीट है उसकी सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस की बात करें तो उसमें हमारा अभी तीसरा टॉपिक तत्व यौगिक और मिश्रण चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें।